तो गाइस लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड के मीनिंग के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर देखेंगे कि रीजंस बिहाइंड द ऑपरेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसके बाद देखेंगे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। तो आपके एग्जामिनेशन में आज वाले टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ तो आना ही आना है, तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, बहुत ध्यान से देखना। हो सकता है थोड़ा लंबा भी हो जाए बट चलेगा। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली बोलता क्या है? देखो, हम पूरे चैप्टर में अभी तक जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, सब में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, प्राइस अगर कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है। इसको हम लोग बोलते क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप। अगर दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो उनको हम डायरेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं, और अपोजिट चलती हैं तो इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं, या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप। तो यही लॉ ऑफ डिमांड बताता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। मोस्टली बच्चे ये लाइन लिखना भूल जाते हैं। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी तो आपके मार्क्स कट होने के पूरे चांसेस हैं। क्या है लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड एक वो लॉ है जो ये बताएगा कि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में हमेशा कैसा रिलेशनशिप होगा? इनवर्स रिलेशनशिप होगा। लेकिन अगर आपको ये इनवर्स रिलेशनशिप देखना है तो आपको अदर फैक्टर्स का कांस्टेंट रखना जरूरी है। अदर फैक्टर्स कौन कौन से? देखो, जब हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे तो बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, सीजन, वेदर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारे पढ़े थे। तो सिंपली उस फर्स्ट पॉइंट को छोड़ के, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी को छोड़ के, बाकी जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? अदर फैक्टर्स। तो अगर लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है तो वो सभी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रखने जरूरी हैं, क्योंकि अगर वो चेंज होंगे तो हो सकता है लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई ना हो। तो लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली दिखाएगा क्या? इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में अदर फैक्टर्स कैसे रहने चाहिए? कांस्टेंट। इसी लॉ को बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। लॉ को क्या बोलेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। ये इसका अदर नेम भी है। तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज के नाम से आ जाए तो भी आपको लॉ ऑफ डिमांड ही लिखना है। ठीक है जी। उसके बाद ये एग्जाम्पल लिख के आना, इस तरीके से एग्जाम्पल लिख देना, और एक डिमांड स्केड्यूल बना देना इसके साथ, डिमांड स्केड्यूल, और एक डिमांड कर्व बना देना, क्योंकि स्केड्यूल यही दिखाएगा इनवर्स रिलेशनशिप, और कर्व उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखा देगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो आपका लॉ ऑफ डिमांड में पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब अगर मैं आगे चलूं तो इस लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एजम्पशंस भी पूछ लेता है एग्जामिनेशन में। कई बार क्या पूछते हैं कि इसके कुछ एजम्पशंस होते हैं। क्या लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एजम्पशंस हैं? ये टॉपिक बहुत सिंपल है। एजम्पशंस क्या है? देखो, मैंने क्या बोला? कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, वही एजम्पशन है। आप एजम्पशंस में क्या करो? नो चेंज इन सभी फैक्टर लिख दो, सभी अदर फैक्टर लिख दो। नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, नो चेंज इन सीजन एंड वेदर। सबको कांस्टेंट कर लो, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ने क्या बोला था? कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो अगर एजम्पशन लिखने को आ जाए तो आपको करना क्या है? आपको सिंपली अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट कर देना है। वही इसके अजम्पशंस होते हैं। अब बढ़ते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, जो कि है रीजंस। ये क्वेश्चन आपका कई तरीके से पूछा जा सकता है। कई बार तो ऐसे आता है रीजंस बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कई बार ऐसे हो जाता है कि व्हाई देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बताओ कि क्यों इनवर्स रिलेशनशिप होता है? तो उसके आंसर में भी आपको क्या लिखना है? यही ज्यादा रीजंस लिखने हैं। बात समझे? कौन कौन से रीजंस होते हैं? सबसे पहला रीजन है लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि हम किसी भी चीज की जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाता है। कि आप कोई भी चीज खाओ, खाते रहो, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन आपको कम होता चला जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपको किसी चीज में सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा तो क्या आप वो चीज लेना पसंद करोगे? नहीं लोगे। एक कंज्यूमर कोई चीज तभी बाय करता है अगर उसमें उसको क्या मिल रहा हो? सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो। आप किसी भी चीज में पैसा तभी लगाओगे अगर आपको उसमें सेटिस्फैक्शन है। अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप वो चीज नहीं लोगे। अब अगर सेटिस्फैक्शन ही नहीं है तो कोई भी उसके पैसे पे करने के लिए क्यों रेडी होगा, क्यों तैयार होगा? तो एक कंज्यूमर सिर्फ तभी पे करेगा, एक ही कारण हो सकता है, अगर उसका प्राइस कम हो जाए। तो अगर उसका प्राइस कम हो जाएगा, हाँ, उस केस में हो सकता है कि वो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ा दे,
क्योंकि उसका सेटिस्फैक्शन तो गिर चुका है। तो सिंपल एक नॉर्मल प्राइस पे तो वो उस चीज को नहीं लेगा, तब ले सकता है अगर आप उसके प्राइस को क्या कर दो, कम कर दो। तो अगर प्राइस कम हो जाए तो ही क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। और ये प्राइस कम हुआ किस वजह से करना पड़ा, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। तो सबसे पहला रीजन इज लॉ ऑफ डीएमयू। दूसरा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट करना, एक कमोडिटी की जगह दूसरी कमोडिटी लेना। ये बेसिकली सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स में हमें देखने को मिलता है कि सपोज पेप्सी है और कोक है, ठीक है। अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ जाता है तो जो कस्टमर पहले पेप्सी ले रहे थे वो पेप्सी छोड़ के किस पे आ जाएंगे, कोक पे आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप खुद सोचो कि अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो पेप्सी की खुद की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। क्यों हो जाएगी खुद की क्वांटिटी डिमांडेड कम, क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, मार्केट में इसका सब्स्टिट्यूट है। तो लोग पेप्सी छोड़ के किस पे चले जाएंगे, कोक पे चले जाएंगे। तो अगर पेप्सी का प्राइस ज्यादा हो रहा है तो इसका डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि लोग पेप्सी छोड़ के इसकी जगह किसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कोक को, और कोक का डिमांड बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो देखो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी इसका डिमांड कम हुआ या नहीं हुआ, प्राइस बढ़ा तो इसका डिमांड कम हो गया, कारण लोग इसको छोड़ के इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सेकंड रीजन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तीसरा होता है गाइस हमारे पास इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट में मैं आपको बताऊं तो दो तरीके की इनकम्स होती हैं। कितने तरीके की इनकम होती हैं, दो। इनकम इज ऑफ टू टाइप्स, एक होती है मनी इनकम और एक होती है रियल इनकम, ठीक है। मनी इनकम तो होती है कि जो आप पैसे की टर्म्स में कमाते हो, जैसे ₹40, सपोज 40 रुपीज आपकी मनी इनकम है, आप कमा रहे हो और आप इसके अंदर एक चॉकलेट 10 रुपए की है, तो आप कितनी चॉकलेट्स ले सकते हो, 4 चॉकलेट्स। कितनी चॉकलेट्स ले सकते हो, 4 चॉकलेट्स। तो अगर मैं आपको मनी इनकम को कमोडिटी की टर्म्स में प्रेजेंट कर दूं, या फिर मैं इस पैसे बोल सकता हूं मेरी परचेजिंग पावर, कमोडिटी की टर्म्स में या परचेजिंग पावर बोल दूं, तो अल्टीमेटली ये मेरी रियल इनकम हो जाती है। बात समझे कि मैं कितनी कमोडिटी, कितनी यूनिट्स बाय कर सकता हूं, दिस इज माय रियल इनकम। आप मुझे बताओ, पैसा मेरा अभी भी यही है, लेकिन ये चॉकलेट 10 रुपए से घट के 8 रुपीज की हो जाए। देखो प्राइस इसका पहले 10 था, अब इसका प्राइस कम हो गया 8 हो गया। तो आप मुझे बताओ प्राइस अगर कम हुआ तो इसी 40 रुपीज में अब कितनी चॉकलेट्स आ जाएंगी, 5 चॉकलेट्स। तो पहले जो चॉकलेट्स 4 आ रही थी अब 5 आ रही हैं। देखो अपने आप ही प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड 4 से 5 हो रहा है या नहीं हो रहा है, कारण इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट एक बहुत मेजर कारण होता है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है जिस वजह से लोग ज्यादा सामान लेते हैं। तो दिस इज द थर्ड रीजन बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। फोर्थ इज एडिशनल कस्टमर्स। एडिशनल कस्टमर्स का मतलब क्या होता है, कुछ नए कस्टमर्स का आना। अब आप खुद सोचो कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 10 रुपए की चॉकलेट को महंगा सोचते होंगे, या ये तो सिर्फ मैंने एक 10 रुपीज का एग्जांपल लिया है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, मोबाइल फोन्स, एलईडी टीवीज, एसीज या कार्स में भी ऐसा होता है कि कई लोग समझते हैं कि ये हमारे अफोर्डेबिलिटी में नहीं है, हमारे अफोर्डेबिलिटी से बाहर है, हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसका प्राइस कम हो जाए तो कई चीजें हमारी अफोर्डेबिलिटी में आ जाती है, परचेजिंग पावर में आ जाती है, तो लोग जो ले रहे हैं वो तो ले ही लेंगे, जो नए कस्टमर्स होंगे वो भी आ जाएंगे। अब सपोज चॉकलेट पहले 10 लोग ले रहे थे, अब जैसे ये 8 का हुआ तो 5 लोग और आ गए, तो नंबर ऑफ कस्टमर्स 15 हो गए। सस्ता होने की वजह से जब नए कस्टमर्स आते हैं तो अपने आप डिमांड बढ़ेगा, तो प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ा, कारण एडिशनल कस्टमर्स, न्यू कस्टमर्स। तो एडिशनल कस्टमर्स भी एक बेसिक रीजन होता है डिमांड बढ़ने का। पांचवा होता है डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस क्या होता है, देखो मैं डिफरेंट यूजेस भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इज डिफरेंट यूजेस? डिफरेंट यूजेस इज बेसिकली, हम लोग देखते हैं कुछ कमोडिटीज हैं जैसे मिल्क, जिसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। कुछ लोग मिल्क को एज मिल्क यूज करेंगे, कुछ लोग टी, कॉफी, उसके बाद आइसक्रीम, उसके बाद शेक्स। बहुत सारे शेक्स आजकल चलते हैं ना, मैंगो शेक, बनाना शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, चॉकलेट शेक। अब शेक सुन के, आइसक्रीम सुन के बहुत सारे बच्चों के मुंह में पानी आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मजे लो। तो टी, कॉफी, आइसक्रीम, शेक, स्वीट्स, कर्ड, बटर, इवन मेनी मोर थिंग्स ऑल्सो। बहुत सारी चीजें इससे बनाई जा सकती हैं। अब आप मुझे बताओ कि सपोज हम लोग 1 लीटर मिल्क घर में कंज्यूम कर रहे थे एज मिल्क, टी एंड कॉफी, बस 1 लीटर में अगर 2 लोग हों तो आराम से काम चल सकता है। सपोज अब मिल्क का जो प्राइस है वो हाफ हो जाता है, प्राइस कम हो जाता है,
अगर प्राइस कम हो गया तो मैंने सोचा यार अब सस्ता तो हो गया है, तो बाहर के ये शेक्स इतने एक्सपेंसिव पीने का क्या फायदा है, घर में बना लेते हैं। या फिर कर्ड बाहर से लेने की क्या जरूरत है, घर में बना लेते हैं, दूध तो सस्ता ही है। तो अगर हम इन चीजों को घर में बनाने लगेंगे तो सोचो आप, क्या 1 लीटर में काम होगा? नहीं होगा। अब इन सब चीजों का अगर यूज घर में करना है तो इसका कहीं ना कहीं क्वांटिटी बढ़ा के 2 लीटर करना पड़ेगा या 2.5 लीटर करना पड़ेगा। जैसे ही प्राइस कम हुआ तो मैंने इसको 1 से 2 लीटर कर दिया या नहीं कर दिया? क्यों? क्योंकि इस कमोडिटी के डिफरेंट यूजेस हैं, मैं इन्हें अलग अलग यूजेस की तरह भी यूज कर सकता हूं। तो अगर मैंने अलग अलग कर दिया तो डिफरेंट यूजेस होने की वजह से भी डिमांड बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? तो प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ने का एक और कारण होता है डिफरेंट यूजेस। अगर इसका यूज, अगर इसकी प्राइस मैं सपोज बढ़ा देता हूँ, ये महंगा हो जाए, तो हम फिर ये भी ये सब छोड़ देंगे और हो सकता है कि मैं ½ लीटर पे ही चला जाऊँ कि मिल्क एज मिल्क और टी, सिर्फ ओनली टी यूज करूँ। तो प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम भी हो सकती है। कारण एक ही है साहब, डिफरेंट यूजेस। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो ये बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड के कुछ कारण होते हैं जो मैंने आपको सभी पढ़ाए। लॉ ऑफ DMU, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, एडिशनल कस्टमर्स एंड डिफरेंट यूजर्स। इसके बाद अगर हम और आगे चलें तो अब आता है एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता? भाई आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, कॉमर्स में कोई भी चीज ऐसी तो हो ही नहीं सकती जो यूनिवर्सल हो, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर है। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के? सबसे पहला है गिवन गुड्स। सबसे पहला क्या है? गिवन गुड्स। गिवन गुड्स को बोला गया है ये एक तरीके काफी सस्ते वाले गुड्स होते हैं जो हम लोग नहीं लेते। क्यों? क्योंकि इंसान का एक माइंडसेट होता है जो ये बोलता है कि सस्ती चीज मतलब बेकार चीज। आपने खुद सुना होगा, कई लोग ऐसे करता है कि अगर सस्ता है तो बेकार ही होगा। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, बट एक मेंटालिटी होती है। आप लोगों के सिटी में भी कुछ मार्केट्स लगती होंगी, जैसे हमारे यहाँ ट्यूसडे मार्केट लगती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इस मार्केट का सामान बेकार है, बेकार क्वालिटी है, सस्ते वाला सामान है। तो अब क्या होता है, देखो इनका प्राइस कम होने के बावजूद भी हम इनकी डिमांड बढ़ाते नहीं है। क्यों नहीं बढ़ाते? क्योंकि हम कहते हैं कि ये चीप क्वालिटी के गुड्स हैं। तो जो चीप क्वालिटी के सस्ते गुड्स होते हैं उनको सिंपल वर्ड्स में गिवन गुड्स बोल दिया जाता है। तो आप खुद सोचो कि इनका प्राइस कम होने के बावजूद भी इनकी डिमांड कम ही है, जबकि लॉ ऑफ डिमांड का जनरल रूल क्या है कि प्राइस अगर कम होगा, अगर प्राइस रिड्यूस होगा तो डिमांड बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ प्राइस कम है तो भी डिमांड कम है। तो लॉ ऑफ डिमांड से बाहर हो गया या नहीं हो गया? तो सबसे पहला एक्सेप्शन जो लॉ ऑफ डिमांड का है या जिस चीज पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता वो है गिवन गुड। दूसरा आ जाता है हमारे पास नेसेसिटीज। 6th है, क्योंकि 5 के बाद मुझे लगा कि फ्रेम में नहीं आएगा तो मैंने इधर लिख दिया, बट अब सामने है तो समझा देता हूँ। नेसेसिटीज में आप एग्जाम्पल ले लो। बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं इसमें कहूँ तो मेडिसिन ले सकते हो आप। कुछ लोग इसमें फूड भी कंसिडर करते हैं, बट मैं मेडिसिन ले रहा हूँ क्योंकि मेडिसिन उससे भी ऊपर माना जाएगा। अगर किसी इंसान को बहुत डेंजरस डिजीज है तो वो दवाई पहले खाएगा, खाना बाद में खाएगा। तो मेडिसिन का आप देख लो। अब इन केस कोई इंसान को कुछ बीमारी है, उसको मेडिसिन लेनी ही लेनी है। आप मुझे बताओ, अगर उस मेडिसिन का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या वो उसकी डिमांड कम करेगा? अगर वो मेडिसिन महंगी होती जा रही है तो क्या वो लेना छोड़ देगा? उसको पता है कि नहीं लूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो प्राइस बढ़ने पे भी वो डिमांड को कम नहीं करेगा, डिमांड वैसे ही चलती रहेगी। जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हो जानी चाहिए? कम हो जानी चाहिए। सिमिलरली अगर प्राइस कम हो जाए, मेडिसिन सस्ती हो जाए, तो क्या वो एक की जगह 2 टैबलेट खाने लगेगा? ऐसा भी नहीं होगा। तो मेडिसिन या फिर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड से बाहर है, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन हो ही नहीं रहा, लग ही नहीं रहा कि प्राइस बढ़ने पे भी डिमांड कांस्टेंट है, वैसी की वैसी है। प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम नहीं हो रही और ना ही कम होने पे बढ़ रही है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड से बाहर। अगला आता है स्टेटस सिंबल गुड्स। आप स्टेटस सिंबल समझते हो? कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको लोग अपना स्टेटस सिंबल बनाते हैं, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े सेल फोन्स, डायमंड, गोल्ड। गोल्ड तो खैर आजकल लोग नॉर्मल मानने लगे हैं, बट स्टिल गोल्ड इज ऑल्सो अ स्टेटस सिंबल। लोग उसको अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं। तो आप खुद सोचो, जितने बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास फालतू पैसा है, बहुत पैसा है, तो ये लोग क्या करते हैं कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ा हुआ है ना, बहुत महंगा है, तो ये उसकी डिमांड और ज्यादा करते हैं। प्राइस महंगा ये लोग लेते ही तभी हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनका वो स्टेटस सिंबल है, उनका स्टेटस दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं। आप लोग समझते हो ना, कुछ लोगों को हैबिट होती है। तो कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ने पे भी ये लोग इसकी डिमांड कम ना करके डिमांड बढ़ा के ही रखते हैं। तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटस सिंबल गुड्स। और ये भी लॉ ऑफ डिमांड से बाहर। अगला है फैशन रिलेटेड गुड्स। फैशन रिलेटेड बेसिक सी चीज है, कोई भी चीज फैशन में आएगी, कोई भी चीज फैशन में आ जाए, आप कुछ भी ले लो, जो भी फैशन में आया
उसकी प्राइस मार्केट में बढ़ रहे होंगे लेकिन डिमांड कभी कम नहीं होगा, लोग लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे। क्यों? क्योंकि फैशन है ना भाई, दिखावा तो करना है। तो प्राइस बढ़ने पे भी इनकी डिमांड कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो तो फैशन है और फैशनिस्ट तो हमें बनना है, फैशन तो हमें दोस्तों के आगे फिर शो ऑफ भी तो करना होता है। तो फैशन रिलेटेड गुड्स भी लॉ ऑफ डिमांड से बाहर हो जाते हैं। इसके बाद आता है फियर ऑफ शॉर्टेज। फियर ऑफ शॉर्टेज का मतलब डर लग रहा है कि मार्केट में कोई चीज शॉर्ट होने वाली है। हम लोग कई बार देखते हैं ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि कुछ जैसे अब कोरोना आया, आप देख रहे हो, तो इस सिचुएशन में भी क्या हुआ कि ऐसा लोगों को लगा कि कुछ चीजें शॉर्ट हो जाएंगी, तो शॉर्टेज होने के कारण उनका मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है। प्राइस अगर बढ़ जाता है तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि इसको कम लो, लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं कि इसकी शॉर्टेज होने वाली है, तो लोग इसको तब भी डिमांड करते हैं क्योंकि उन्हें पता है आज मिल तो रहा है, कल शायद मिले भी ना। तो प्राइस बढ़ने पे भी डिमांड बढ़ती रहती है, कम नहीं होती है। तो ये भी लॉ ऑफ डिमांड से बाहर। लास्ट होता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है कि आपको अगर किसी चीज के ओरिजिनल प्राइस के बारे में ना पता हो तो हो सकता है आप उस चीज को महंगा भी ले लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, या हम लोग भी अगर फॉरेन में घूमने के लिए जाते हैं, चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं क्योंकि हमें उनसे पैसा लेना है ना थोड़ा सा, कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए घूमने के लिए और उसको कोई जीन्स अच्छी लगी, एग्जाम्पल मैं जीन्स का ले रहा हूँ। अब उस जीन्स का ओरिजिनल प्राइस था 1500, ठीक है, और हमने उसको बताया कि ये जीन्स है ओनली 3500, ओनली 3500। अब वो इग्नोर्ड था, उसको एक्चुअल प्राइस के बारे में पता ही नहीं था। उसको क्या पता ये 1500 की है, उसके लिए हमने कितने की बताई? 3500 ओनली। उसको लगा यार बढ़िया है क्योंकि उसको अच्छी लगी और उन लोगों को तो उनकी करेंसी में तो सस्ती ही है। तो प्राइस बढ़ने पे भी, देखो प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ने पे भी वो डिमांड कम नहीं करेगा, वो डिमांड कर रहा है, कह रहा है चलो दे दो, 2 पीस दे दो, 3 पीस दे दो। क्यों? क्योंकि ही इज इग्नोरेंट ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, उसको ओरिजिनल प्राइस के बारे में नहीं पता। तो बहुत से लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं। अगर आपको किसी चीज के ओरिजिनल प्राइस के बारे में नहीं पता तो आप उसकी प्राइजेस बढ़ाओगे तब भी डिमांड हो रही होगी, तो ये भी लॉ ऑफ डिमांड से बाहर हो जाता है। तो ये बेसिक हमारे आज का लेक्चर के टॉपिक थे जो हमें कंप्लीट करने थे, जिसमें कि हमने कवर अप करा लॉ ऑफ डिमांड, रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अप्रिशिएट करने के लिए लाइक जरूर करना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। सारी की सारी प्लेलिस्ट चेक करते रहा करो, टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है और रिवीजन करते रहा करो। थैंक यू सो मच।